India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को हम आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली की नई शराब नीति के कथित घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए ईडी ने अर्जी दाखिल कर कहा कि 2 जून को आत्मसमर्पण के बाद उनकी न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। ईडी ने कहा कि उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त हो रही है और फिलहाल वो अंतरिम जमानत पर है और इसीलिए हमने ये अर्जी लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अभी वो अंतरिम जमानत पर हैं, तो आपने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत क्यों मांगी है। ईडी ने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते कि ये आरोप लगाया जाए कि हमने समय पर कस्टडी के लिए अर्जी पेश नहीं की। ये अर्जी तब तक के लिए है जब तक वो आत्मसमर्पण करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल को कोर्ट में या जेल में कहां पर आत्मसमर्पण करने को कहा गया है। वैसे भी 2 तारीखों को रविवार है। ईडी ने कहा भले ही आत्मसमर्पण जेल में हो, लेकिन उस दिन से उनकी न्यायिक हिरासत वहीं तय होनी चाहिए। कोर्ट चाहे तो इस अर्जी को लंबित रखे। कोर्ट ने कहा कि हमें ईडी की इस अर्जी को इस निर्देश के साथ रिकॉर्ड पर रखा जा रहा है कि इसे 2 तारीख को ड्यूटी पर मौजूद जज द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की नई शराब नीति के कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ाई। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान पैसे देकर प्रश्न पत्र लेने वाले आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें रिहा करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए पूछा कि याचिकाकर्ता सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट जाने को कहा। दरअसल इस मामले में आरोपी सुरेंद्र कुमार, नरेश कुमार और श्रीमती राजेश्वरी ने अपनी रिहाई के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अन्य आरोपी सुभाष बिश्नोई, अभिषेक बिश्नोई, राकेश और मनीष बेनीवाल समेत 2 अन्य आरोपियों की हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी फिलहाल किसी भी प्रकार का आदेश जारी करने से इनकार किया। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों की याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर दिया। दरअसल सुभाष बिश्नोई, अभिषेक बिश्नोई, राकेश और मनीष बेनीवाल ने 8 मई को राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें मामले के परीक्षण के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया था, जिससे अवैध गिरफ्तारी के आरोपों की समीक्षा की जा सके, क्योंकि राजस्थान के डीजीपी से एक तथ्य खोज रिपोर्ट की मांग की गई है जो अभी भी लंबित है। फिलहाल कोर्ट 15 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई करेगा। 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल समेत 12 आरोपियों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर इन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार, नरेश कुमार, राजेश्वरी समेत 12 आरोपियों ने अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। तीनों विधि संहिताओं पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। संसद से पिछले साल ही भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम पास किए गए थे। ये जनहित याचिका वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर नए कानून के परीक्षण की मांग की गई थी। साथ ही नए कानूनों को लागू करने पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया था
कि जब ये कानून संसद में पेश किया गया तो उस समय संसद में व्यापक चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उस समय अधिकतर सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक 3 नए क्रिमिनल कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं और इसे लेकर केंद्र सरकार ने 24 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी थी और इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता आईपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की जगह लेने वाले 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। ये 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। इन तीनों बिलों को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को 25 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद इन्हें कानून बना दिया गया। ये तीनों कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और आईपीसी की जगह ले रहे हैं। नए कानून के लागू होने के साथ ही देश की आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से बदल जाएगी। इन नए कानूनों के लागू होने के साथ ही पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट समाप्त हो जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार 3 नए कानून आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए सजा को और अधिक सख्त बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में अपने हालिया फैसले में योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा नियोजित उपयुक्तता परीक्षण को बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए। 17 मई को न्यायालय ने योग्यता सह वरिष्ठता सिद्धांत के आधार पर जिला न्यायाधीशों के 65% पदोन्नति कोटे में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए 2023 में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने फैसले में गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम 2005 के नियम 5 के तहत लागू योग्यता सह वरिष्ठता और उपयुक्तता परीक्षण की अवधारणा को समझाया। नियम 5 के लिए आवश्यक है कि जिला न्यायाधीश कैडर में 65% भर्ती योग्यता सह वरिष्ठता के सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के बीच पदोन्नति के माध्यम से की जाएगी। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि गुजरात हाईकोर्ट उपयुक्तता परीक्षा के पहलू पर अपने नियमों में संशोधन कर इसे उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम 1975 के अनुसार विस्तृत बना सकता है। प्रमुख सिफारिशों में एक अन्य परीक्षण घटक के रूप में मौखिक परीक्षा शामिल है। इसमें उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक मौजूदा घटक के तहत उत्तीर्ण सीमा को बढ़ाना और 1 वर्ष की बजाय पिछले 2 वर्षों के उम्मीदवारों के निर्णय की गुणवत्ता पर विचार करना और योग्यता सूची को अंतिम रूप देते समय टेस्ट स्कोरिंग के भीतर वरिष्ठता को शामिल करना भी है। मौजूदा मामले में रिट याचिकाकर्ताओं ने जिला न्यायाधीश 65% कोटे के कैडर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए गुजरात हाईकोर्ट द्वारा जारी चयन सूची को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन घोषित करने से साथ साथ गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम 2005 का नियम 5 के विपरीत घोषित करने की मांग की है। आपको बता दें कि ये देखते हुए कि दोषियों की सजा में व्यापक असमानता मौजूद है, क्योंकि ये पूरी तरह से न्यायाधीश केंद्रित है, सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार 6 महीने की अवधि के भीतर व्यापक सजा नीति और उस पर एक रिपोर्ट पेश करने की व्यवहार्यता पर विचार करे। अदालत ने कहा, चूंकि सजा देना व्यक्तिगत जज की राय का मामला है, इसीलिए सजा पर स्पष्ट नीति या कानून के अभाव के कारण सजा देने में असमानता पैदा होती है। अदालत ने आगे कहा, अभियुक्त को सजा पर सुनना अभियुक्त को दिया गया मूल्यवान अधिकार है। वास्तविक महत्व केवल सजा का है, दोष सिद्धि का नहीं। दुर्भाग्य से जब सजा देने की बात आती है तो हमारे पास कोई स्पष्ट नीति या कानून नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ये जज केंद्रित हो गया है और सजा देने में असमानताएं स्वीकार की गई हैं। अदालत ने कहा कि स्पष्ट सजा नीति के अभाव के कारण सजा देने में जज का निर्णय अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा। जहां संपन्न पृष्ठभूमि के जज की मानसिकता साधारण पृष्ठभूमि के जज की तुलना में अलग हो सकती है। महिला जज अपने पुरुष समकक्ष की तुलना में इसे अलग ढंग से देख सकती है। इस प्रकार अदालत ने ये कहा कि स्पष्ट सजा नीति की आवश्यकता है, जो कभी भी जज केंद्रित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज को सजा का आधार जानना होगा। जस्टिस MM सुंदरेश द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया, जज के पास सजा देने में कोई दिशा निर्देश दिए बिना
समाज की उसकी समझ के आधार पर, उसके विवेक के आधार पर कभी भी अप्रतिबंधित और बेलगाम विवेक नहीं हो सकता है। अवांछित असमानता से बचने के लिए सजा के विवेक का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त दिशा निर्देशों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोच ने कहा, सजा देना महज लॉटरी नहीं होगी, ये बिना सोचे समझे की गई प्रतिक्रिया का नतीजा भी होगा। फैसले में कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल और यूके जैसे देशों द्वारा अपनाए गए व्यापक मॉडल और भारत में अलग सजा नीति की आवश्यकता पर 2003 में विधि आयोग की पिछली रिपोर्ट्स और सिफारिशों का उल्लेख भी किया गया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि महिला हिंदू को हिंदू अविभाजित परिवार की अविभाजित संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए उसे संपत्ति का कब्जा होना चाहिए। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता खंड की पीठ ने वैधानिक योजना और उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद कहा, ये स्पष्ट है कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 1 के तहत अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित करने के लिए हिंदू महिला के पास न केवल संपत्ति होनी चाहिए बल्कि उसने संपत्ति अर्जित की होगी और ऐसा अधिग्रहण किसी विरासत का तरीका या वसीयत या विभाजन पर या रख रखाव के बदले या रख रखाव की बकाया राशि या उपहार द्वारा या उसका अपना कौशल या परिश्रम या खरीद या नुस्खे द्वारा किया जाना चाहिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 1 के अनुसार महिला हिंदू को अविभाजित HUF संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए 2 शर्तों का पूरा करना जरूरी होगा। यानी सबसे पहले महिला हिंदू संपत्ति के कब्जे में होगी और दूसरी उसने संपत्ति विरासत या वसीयत के माध्यम से या विभाजन के माध्यम से या भरण पोषण या रखरखाव के बकाया के बदले में या उपहार के द्वारा या अपने कौशल या परिश्रम से या खरीद के द्वारा या नुस्खे के द्वारा अर्जित की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी को अगले आदेश तक तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी द्वारा दायर शिकायतों को संबोधित करने में बुरी तरह विफल होने के बाद भारत के चुनाव आयोग की भी खिंचाई की, जिसमें पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी का निशाना बनाया गया था। जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश में कहा, चुनाव आयोग तय समय में टीएमसी की शिकायतों का समाधान करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह अदालत आश्चर्यचकित है कि चुनाव के समापन के बाद शिकायतों का समाधान अदालत के लिए कुछ भी नहीं है और इस तरह तय समय में ईसीआई की ओर से विफलता के कारण ये अदालत निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने कहा कि साइलेंस पीरियड जो कि चुनाव से एक दिन पहले और मतदान के दिन होता है, उसके दौरान बीजेपी के विज्ञापन आदर्श आचार संहिता और टीएमसी के अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का भी उल्लंघन थे। कोर्ट ने कहा, टीएमसी के खिलाफ लगाए गए आरोप और प्रकाशन पूरी तरह से अपमानजनक हैं और निश्चित रूप से प्रतिद्वंदियों का अपमान करने और व्यक्तिगत हमले करने के इरादे से है। इसीलिए उक्त विज्ञापन सीधे तौर पर एमसीसी के विरोधाभासी होने के साथ साथ याचिकाकर्ता और भारत के सभी नागरिकों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और बेदाग चुनाव प्रक्रिया के अधिकारों का उल्लंघन है। इसीलिए भाजपा को अगले आदेश तक ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में सरयू नदी में प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करने वाली जनहित याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने में उदासीनता के रूप में राज्य सरकार को फटकार लगाई है। 2014 में पवन शास्त्री द्वारा दायर जनहित याचिका में सरयू नदी की सफाई के लिए पर्याप्त बजट द्वारा समर्थित समयबद्ध कार्य योजना की मांग की गई। इसके अतिरिक्त इसमें पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई, जिससे सीवरेज और अन्य जहरीले रसायनों को बिना उपचार के सरयू नदी में न छोड़ा जाए। पिछले महीने मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरयू नदी में प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदमों के संबंध में आधिकारिक प्रतिवादियों से नए हलफनामे मांगे थे। प्रतिवादियों में यूपी राज्य और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल है। मामले पर 14 मई को जब दोबारा सुनवाई हुई तो जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि राज्य ने अदालत के आदेशों के अनुसार कोई हलफनामा दायर नहीं किया। ऐसा देखते हुए अदालत के आदेश का जवाब नहीं देने में राज्य के अधिकारियों की उदासीनता को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को 30 मई तक अपना हलफनामा दाखिल करने का लगभग आखिरी मौका दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर 30 मई तक ऐसा कोई हलफनामा दायर नहीं किया जाता है तो पर्यावरण विभाग
सरकार के विशेष सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। यूपी सरकार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के जरिए कोर्ट के सामने पेश होना होगा। सरयू नदी हिमालय में मानसरोवर झील से निकलती है। इसे घाघरा और मानस नंदनी के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार के सारण जिले में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। 2017 की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरयू में 20 छोटे बड़े नाले गिरते हैं। केरल हाईकोर्ट ने मोहिनी अट्टम कलाकार कलामंडलम सत्यभामा को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए एक आदेश पारित किया, जिस पर साथी कलाकार डॉक्टर RLV रामकृष्णन के खिलाफ कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप है। जस्टिस के बाबू ने मामले को 27 मई 2024 तक के लिए पोस्ट करते हुए आदेश दिया। सरकारी वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है। याचिकाकर्ता को अगली पोस्टिंग तिथि तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सत्यभामा ने कथित तौर पर अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाले रामकृष्णन के रंग रूप पर टिप्पणी की, लेकिन यूट्यूब पर वायरल हुए एक साक्षात्कार में उनका नाम नहीं लिया। सत्यभामा के खिलाफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1R के तहत तिरुवनंतपुरम जिले के कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। SC/ST एक्ट के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत नेदुमंगड़ ने सत्यभामा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। सत्यभामा की ओर से पेश हुए वकील एडवोकेट ने ये तर्क दिया कि सत्यभामा ने कला के क्षेत्र में बिगड़ते पेशेवर मानकों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और कला के सुधार के लिए केवल व्यक्तिगत राय व्यक्त की। ये भी प्रस्तुत किया गया कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने वाले अन्य आरोपी व्यक्तियों को अदालत ने जमानत दे दी थी। ये तर्क दिया कि गिरफ्तारी का खतरा है और उसे अंतरिम संरक्षण दिया जा सकता है। अदालत ने पूछा था कि क्या सत्यभामा को गिरफ्तार करने का कोई इरादा था, क्योंकि कार्यवाही अब अदालत के समक्ष लंबित है। अदालत ने इस प्रकार अगली पोस्टिंग तिथि तक अंतरिम संरक्षण प्रदान करने का आदेश पारित किया। इधर केरल उच्च न्यायालय ने दलित कानून की छात्रा जिशा के बलात्कार और हत्या के एकमात्र आरोपी मोहम्मद अमीर उल इस्लाम बनाम केरल राज्य की सजा और मौत की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति PV सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति S मनु की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। 28 अप्रैल 2016 की सुबह जिशा की छत विक्षत लाश पेरुम्बरूर में उसके घर में मिली थी। जिशा एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की छात्रा थी। इस घटना से बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया। मामले ने जातिवादी रंग भी ले लिया, क्योंकि जिशा के परिवार ने इलाके में पड़ोसियों द्वारा उनके साथ किए गए स्पष्ट दुर्व्यवहार पर अफसोस जताया। असम के एक प्रवासी कामगार अमीरुल को आखिरकार पकड़ लिया गया और उस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया, क्योंकि वो एक रात पहले नशे में जिशा के घर में घुस गया था। दिसंबर 2017 में एर्नाकुलम सत्र न्यायालय ने अमीरुल को IPC की धारा 201 सबूत मिटाने और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 2015 के अलावा उसके खिलाफ लगाए गए सभी अपराधों के लिए दोषी पाया। सत्र न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई और कठोर कारावास की 4 सजाएं भी दी, जो साथ साथ चलनी थी। और उसके बाद अमीरुल ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उन्होंने किसी केंद्रीय एजेंसी से दोबारा जांच कराने की भी मांग की। अदालत ने अपील के साथ साथ राज्य द्वारा दिए गए मौत की सजा के संदर्भ पर अपना फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने सजा की प्रक्रिया में अदालत की सहायता के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक अनुसंधान और कानूनी सहायता केंद्र प्रोजेक्ट 39A से जुड़े 2 जांचकर्ताओं को नियुक्त किया था, जो मौत की सजा पर अनुसंधान कर रहे हैं। चलिए कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.